हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखेंगे, साथ ही उसकी व्याख्या भी देखेंगे। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो है यात्री कहाँ का था। तो इब्न बतूता जो है वो अफ्रीका यात्री था। अफ्रीका यात्री कौन था? इब्न बतूता अफ्रीका का यात्री था। इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी जो यात्री के रूप में भारत आया था। 1333 ईस्वी में उसने भारत में प्रवेश किया और 14 वर्ष तक वो भारत में रहा। सुल्तान महमूद तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर उसने 10 वर्ष कार्य किया। इब्न बतूता ने रहला नामक ग्रंथ भी लिखा। तो इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था। भारत में कितने साल रहा है? 14 साल रहा है। और इब्न बतूता ने ही रहला नामक ग्रंथ को लिखा है। और सुल्तान महमूद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। तो यूजीसी नेट ने एक बार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का काजी के पद पर नियुक्त हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? इब्न बतूता। आगे देखते हैं। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का किसने प्रचलन कराया था? तो टंका और जीतल किसका हो जाएगा? इल्तुतमिश का। व्याख्या देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल आरंभ करवाया था। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित कराने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जा सकता है। मतलब भारत में टकसालों पर नाम लिखने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित करवाया था? तो दीवाने अंशा अर्ज रियासत। दीवाने रियासत जो है वो विभाग जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गठन किया गया था। और इसका क्या कार्य था? सुल्तान के द्वारा बनाई गई मूल्य सूची के आधार पर सभी सामानों के विक्रय का प्रबंध कराना था। तो दीवान ए रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस सुल्तान का नाम बताएं जिसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया था। तो आंसर हमारा सिकंदर लोदी होगा। कौन सा आंसर होगा? सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर जो है ज़कात लगता था तो हटा लिया था। सिकंदर लोदी सही ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। 1946 में जब फसल नष्ट हुई थी, कृषि उत्पादन साधारणतः अच्छा था। सिकंदर लोदी स्वयं कृषि के विकास में बड़ी रुचि लेता था। उसने खाद्यान्न से ज़कात समाप्त कर दिया और उसे गजे सिकंदरी नामक के प्रमाणिक माप प्रचलित किया जो मुगल काल तक प्रचलित रही। तो गजे सिकंदरी भी सिकंदर लोदी द्वारा ही प्रचलित करवाई थी और इसने ज़कात नामक जो खाद्यान्नों पर कर लगता था, टैक्स लगता था, वो भी हटा दिया था। आगे देखते हैं। सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित में से तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा दीन पनाह ये हुमायूं के समय का था। बुलंद दरवाज़ा कब का था? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर के मुग़ल काल में था। अलाई दरवाज़ा ये सल्तनत पीरियड में सबसे पहले ए ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद जो है अलाई दरवाज़ा 4th आ जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही होना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले है 2.5 दिन का झोपड़ा, अलाई दरवाज़ा, फिर है दीन पनाह और फिर है बुलंद दरवाज़ा। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दीन पनाह महल का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय
इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो यहाँ पर सितार जो है वो इस्लाम भी है, इस्लाम के बाद यंत्रों से भी है और भारत के कुछ जैसे कि वीणा से मिलाकर बनाया गया है सितार। तो यहाँ क्या हो गया है, सितार हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। तो विजयनगर की पुरानी राजधानी जो है वो है हम्पी हो जाएगा। विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व हम्पी करता है। आंध्र भोज जो है वो किसकी उपाधि थी, आंध्र भोज किसको कहते थे। तो ये आंसर हो जाएगा विजयनगर राजा कृष्णदेव। आंध्र भोज जो है वो विजयनगर राजा कृष्णदेव को कहा गया है, विजयनगर राजा कृष्णदेव राय को। व्याख्या देखते हैं, विजयनगर शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक तेलुगु वंश का शासक देवराय हुआ, कृष्णदेव राय। इसके राज्य दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि यानी अष्टदिग्गज रहा करते थे। कृष्णदेव राय जो है आंध्र भोज की उपाधि भी धारण करता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का दर्शन एवं वर्णन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीजर फेडरिक ने जब विजयनगर का साम्राज्य का पतन हो गया उसके बाद का जो विवरण हमें पता चलता है वो सीजर फेडरिक से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण किससे संबंधित है। तो सायण जो है वो विजयनगर नृपत से संबंधित है। किससे संबंधित है, विजयनगर नृपत से संबंधित हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायण विजयनगर नृपत से संबंधित है। उन्होंने हरिहर बुक्का को वापस हिंदू धर्म में स्वीकार करवाया था तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में अपना सहयोग भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल होयसल राजाओं की राजधानी द्वार समुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा हैलीबिड। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हैलीबिड है। कर्नाटक राज्य में बबेलूर के पास स्थित है। होयसल राजाओं ने यहाँ 1149 ईस्वी से लेकर 1339 ईस्वी तक का राज्य किया। यहाँ होयलेश्वर का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन भक्ति और सूफी से है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है। पुष्टि मार्ग के आचार्य जो है वो वल्लभ है। पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है, वल्लभ हैं। वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। उनका जन्म बनारस में 1479 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तेलंगाना के लक्ष्मण भट्ट थे। वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन का नाम पुष्टि मार्गी दर्शन रखा है। अगला क्वेश्चन है, वरकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। तो वरकरी संप्रदाय के जो प्रमुख देवता हैं वो हो जाएंगे विट्ठल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संत तुकाराम द्वारा महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल या विठोबा हैं। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के संतों को एक काल क्रम में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं बाबा फरीद, यहाँ पर आएंगे। दूसरे नंबर पर औलिया। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यानी कि सबसे पहले है बाबा फरीद गंज शंकर, फिर दूसरे पे है औलिया, फिर उसके बाद है चिराग दहलवी और गैसुन राज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर नहीं आगे है।
तरन तारक नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन से थे? तो गुरु अर्जुन थे। गुरु अर्जुन ने लगभग 25 वर्ष तक सिख पंथ की गुरु रहे। उन्होंने तरन तारण तथा करतारपुर नगर बसाए थे। गुरु अर्जुन ने सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ का भी संकलन करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य से 1579 के मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया था? तो अकबर को प्रदान क्या किया था? तो आंसर हो जाएगा विरोधी न्यायिक अवधारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार। सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। 1579 ईस्वी में मजहर के द्वारा अकबर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उलेमा में मतभेद होने पर वह किसी एक विचार को मान्यता दे सकता था। शेख मुबारक की सलाह से अकबर ने मुजाहिद की उपाधि धारण करने की सोची, जिसके कारण वह सब धार्मिक मतभेदों में निर्णायक बन गया। सितंबर 1579 ईस्वी में शेख मुबारक ने अपने हाथ से एक घोषणा पत्र यानी कि मजहर लिखा, जिसके द्वारा अकबर नागरिक और धार्मिक मामलों का सर्वोच्च निर्णायक घोषित किया गया। अकबर इमाम ए आदिल अर्थात इस्लामी कानून का अंतिम न्यायाचार बन गया। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो हेमू था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्यवंशी शासक मोहम्मद आदिल शाह सूर्य का सेनापति हेमचंद्र उर्फ हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला हिंदू शासक था। आदिल शाह की तरफ से 24 युद्धों में भाग लिया गया, जिसमें से 22 युद्धों में उनको सफलता प्राप्त हुई थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही युद्ध वो हारे थे। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपए तथा तांबे के दाम जो हैं उनका मतलब रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर क्या है, 1/64 क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है सही है। अफगान शासक शेर शाह ने पुराने सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, जो रुपया एवं दाम कहलाता है। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का था, जिसमें विशुद्ध 175 ग्रेन चांदी थी। शेर शाह के रुपया और दाम में 1/64 का अनुपात था। तो 1/64 आपको याद रखना है, शेर शाह के समय का है ये। और वी ए स्मिथ ने यहाँ पर लिखा है कि 1 रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। आगे देखते हैं, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाले प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल कौन हो जाएगा? जहांगीर के समय से ही मुगलों ने दक्कन की राजनीति में मराठा सरदारों के महत्व को समझ लिया था और 1615 में अब जहांगीर कुछ मराठा सरदारों को अपनी ओर मिलाने में सफल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप मुगल संयुक्त सेना दक्कनी सेना को हरा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई है? तो आंसर क्या होगा हमारा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो ये क्या हो जाएगा? ये पहले भी क्वेश्चन आया है। तो मनुची क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सही हो जाएंगे। तो दारा शिकोह के तोपची कौन थे? मनुची जी थे। निकोलाउ मनुची मूलतः पेरिस के निवासी थे, जिनका जन्म जो है 1639 ईस्वी में हुआ था। वह जनवरी 1656 ईस्वी को सूरत बंदरगाह पहुंचा। मनुची ने दारा शिकोह की सेना में अपना जीवन तोपची के रूप में प्रारंभ किया। आगे है, किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो तंबाकू की खेती प्रारंभ
हुई थी जहांगीर के समय में। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में लाई गई थी। इसकी खेती जो है जहांगीर के समय 1605 से लेकर 6 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं थी? तो सरकारी जो सम्मिलित थी उसको देखते हैं। राजस्व विभाग की अध्यक्षता सही था। अन्य सभी विभागों से श्रेष्ठता, अन्य विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति एवं अपदस्थ करने की संस्तुतियों करने का अधिकार, और डी जो है वो सही आंसर है, सरकारी फरमानों का निर्गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो बयाना था। बयाना मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन व्यापक पैमाने में होता था। आगरा के समीप ही यह बयाना, जहाँ पर ये नील के उत्पादन करने का केंद्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदार केवल सेनाधिकारी होते थे। मनसबदारों की 33 श्रेणियाँ थी। मनसबदार जो है अनुवांशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे। सभी नागरिकों एवं सैन्य अधिकारियों मनसबदार कहे जाते थे। जात और सवार से मनसबदार की श्रेणियां निर्धारित की जाती थी। तो यहाँ पर जो है गलत है, उनको हमें बताना है। तो यहाँ पर एक गलत है और तीसरा यहाँ पर गलत है। तो मनसबदार केवल सेना के अधिकारों को क्या है अधिकारी होते थे। पहला हो गया गलत हमारा, मनसब अनुवांशिक नहीं था, मतलब एक ही व्यक्ति को मिलता था, फिर उनके पुत्र को नहीं दिया जाता था। और ये सिर्फ सेना के ही नहीं, प्रशासन में और भी व्यक्ति थे तो उनको भी आवंटित की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, बाकी मनसबदारों की 33 श्रेणियाँ थी, सही है। सभी नागरिकों सैन्य अधिकारी मनसबदार कहलाते थे, ये भी सही है। मतलब जो नागरिक हैं उनको और सैन्य अधिकारी ये सारे के सारे मनसबदार कहे जाते थे। जात और सवार ही डिसाइड करती थी कि कौन सी श्रेणी में वो आएंगे, और श्रेणियाँ कितनी थी? 33। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लेते हैं। तो मनसबदार व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासन अकबर द्वारा किया गया था। अकबर के उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के साथ यह व्यवस्था मुगल साम्राज्य की सैन्य व सिविल सेवाओं का आधार बनी रही। मनसबदारी प्रथा आनुवंशिक नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दाराशिकों द्वारा तैयार किया गया उपनिषदों का अनुवाद प्रस्तुति है? तो दाराशिकोहा ने बनारस के कई पंडितों की सहायता से क्या किया था? 53 उपनिषदों का अनुवाद किया था। सिर अकबर जो है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो सिर अकबर या सर उल असरार के नाम से तैयार किया गया था। अब मराठा साम्राज्य एवं संघ से देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगी पुरंदर की संधि। शिवाजी ने जून 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को 4 लाख हुण वार्षिक आमदनी वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े, और उन्होंने शिवाजी यानी कि अपने लिए सामान्य आय वाले केवल 12 किले ही रखे थे। तो 23 किले जो हैं वो किनको दे दिए थे? मुगलों को देने पड़े थे, और 12 किले अपने पास रखे थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? परराष्ट्र मतलब तो इसको क्या कहते थे? सुमंत कहा जाता था, यानी विदेश मंत्री सुमंत होते थे। बाकी देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल मतलब यहाँ पर 8 व्यक्ति होते थे। कौन कौन से? पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, अमात्य राजस्व मंत्री, सचिव वित्त मंत्री, मंत्री मतलब गृह मंत्री, सेनापति प्रधान सेनापति, सुमंत जो है विदेश मंत्री है, न्यायाधीश जो है न्यायाधीश हो गया, और पंडित राव जो है धर्म मंत्री थे। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी में कौन सा अधिकारी था? तो यहाँ पर हवलदार हो जाएंगे। हवलदार जो है वो सेना का सबसे नीचे वाला अधिकारी था। बाकी यहाँ पर देखते हैं, शिवाजी की घुड़सवार सेना के अधिकारियों का क्रम इस प्रकार है। 25 घुड़सवार जिसके पास हैं वो एक हवलदार होता था, 5 हवलदार एवं 125 सैनिक,
एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादार मतलब 1250 अश्वारोही, वो 1 हजारी कहलाता था। हजारियों के ऊपर पंच हजारी तथा सेनापति या सरे नौबत होता था। सरे नौबत अश्वारोहियों का सेनापति था। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए सरे नौबत क्या है, तो अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ों का जो लीडर होता था उसको कहा जाता था सरे नौबत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। शिवाजी ने भूमि राजस्व को ठेके पर देने की उस समय की फैली हुई प्रथा को छोड़ दिया गया, जिससे बदले उसने सरकारी अफसरों द्वारा सीधे रैयतों से कर वसूलने की प्रथा चलाई। शिवाजी ने जमींदार प्रथा को नज़रअंदाज कर दिया। अगला क्वेश्चन, तो ये थे कुछ मध्यकालीन भारत से संबंधित, यानी कि हमारे सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड से संबंधित है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।